हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेंसिटी एकेडमी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट इससे पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपको चैप्टर फर्स्ट देखना हो, जो चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है, चैप्टर फर्स्ट में हमारा है सौर मंडल में पृथ्वी, कि सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। तो उस वीडियो को अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर। तो चैप्टर 2 में हमारा क्या है, चैप्टर 2 है हमारा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसमें हमें ग्लोब के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है कि ग्लोब कैसा होता है और उस पे क्या क्या इमेजिनेशन किया गया है। इन सब बातों की जानकारी हमारे इस चैप्टर 2 में दी गई है। तो चलिए हम बात करते हैं ग्लोब की। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोब है क्या और इसे हमें पढ़ना जरूरी क्यों है, कि ग्लोब की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसे हमें समझना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको, कि सीधी सीधी अगर बात कहूँ मैं आपसे, तो ग्लोब जो है वो हमारा पृथ्वी का प्रतिरूप है। मतलब पृथ्वी हमारी किस ढंग की है, वो पूरा आकार एक प्रतिरूप की तरह जो है वो ग्लोब का निर्माण किया गया है, जिससे हम पृथ्वी पर सारी चीजों को, कहाँ हमारा महाद्वीप है, महासागर है, एवं सारी कंट्रीज को जो डिवाइड किया गया है वो कहाँ कहाँ पे एग्जैक्ट उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इन सब चीजों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ग्लोब से। तो यहाँ पे हम ग्लोब को थोड़ा समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं ग्लोब बहुत डिफिकल्ट होता है, उनकी समझ में नहीं आता। तो चलिए मैं यहाँ आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। आई होप कि ये आपको समझ में आ जाए। तो चलिए बात करते हैं हम ग्लोब की। ग्लोब पे ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये एक नोक की तरह यहाँ और एक नीचे का पार्ट, इसे क्या कहते हैं, हम इसे अक्ष कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, ये हमारा अक्ष कहलाता है। लेकिन ये जो सुई की नोक है, जो कि आप नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ देख रहे हैं, पृथ्वी में ऐसी कोई नोकीली चीज है नहीं सेंटर में। ये इमेजिनेशन किया गया है, क्यों, समझाने के लिए, ताकि इजिली तरीके से हम चीजों को समझ सके। ठीक है, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा आप कि यहाँ पे कोई ऐसी पृथ्वी के बीच में कोई नुकीली चीज सच में सेंटर में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक इमेजिनेशन है, कल्पना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार हम जानते हैं कि पूर्ण रूप से वो गोल नहीं है। आम भाषा में हम कहे तो जैसे हम कहते हैं कि वो संतरे की आकार की है। यहाँ पोल के पास जो होता है वो थोड़ा सा चपटा होता है इसका भाग, और बीच का पार्ट कैसा होता है, तो ये बीच का पार्ट आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा ये उभरा हुआ पार्ट है। यहाँ से मोटा मोटी हम समझते हैं ग्लोब का एक सीधा सीधा सा डायग्राम समझते हैं, जिससे आगे आपको चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो किसी चीज को समझने में। तो ग्लोब में तो पहले हमने बात की अक्षांश की और पृथ्वी की आकार की कैसा है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ का जो भाग है, ये हमारा साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल। जो चपटा वाला भाग हमारा दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। और ये नीचे ये साउथ पोल है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा नॉर्थ पोल है। यहाँ पे एनपी मैं लिख दे रही हूँ, आप समझ जाने, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है ग्लोब में, जैसा कि आप देखते होंगे, ये सीधी लाइन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। ये एक काल्पनिक रेखा है, ऐसी पृथ्वी में कोई रेखा है नहीं। ये भी एक इमेजिनेशन है, किसकी तरह, बिल्कुल अक्ष की तरह। जैसे अक्ष हमें समझाने के लिए इमेजिनेशन करके, कल्पना करके बताया गया है, वैसे ही ये भी एक इमेजिनेशन है कि ऐसी कोई लकीर होती नहीं है पृथ्वी पे। तो ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, या विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। तो वो तो हो गई विषुवत रेखा की बात। अब बात करते हैं विषुवत रेखा से हमें क्या क्या चीज समझने में आसानी होती है, क्योंकि सिर्फ विषुवत रेखा, अक्ष और अक्षांश, इतनी बातों के बारे में तो हमने जान लिया। उसके बाद बात करते हैं क्या होता है ग्लोब में। कहीं का भी हमें टाइम जानना है, एग्जैक्ट उसकी स्थिति जानना है, उसका विस्तार जानना है कि कहाँ तक से कहाँ तक की उससे विस्तार है, तो वो हम ग्लोब में कैसे जानेंगे। तो ग्लोब में एक हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ, कि यहाँ पे एक विषुवत रेखा है, जो कि क्या है, एक इमेजिनेशन है। ठीक है, इसी के द्वारा डिवाइड करके समझाया गया है हमें।
ग्लोब के द्वारा हम कैसे कहीं भी किसी कंट्री की एग्जैक्ट स्थिति पता कर सकते हैं, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इन सब बातों की जानकारी जान सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम घड़ी देखते हैं वो टाइम हम कैसे जानते हैं, टाइम हम निकालते कैसे हैं, किसी भी स्टेट का किसी भी कंट्री का हम टाइम इससे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें और क्या क्या यहाँ पे चाहिए, तो ग्लोब में एक हमारी लाइन होती है जो कि यहाँ से सर्कल की तरह आप देखोगे कि इस तरह का निर्माण होता है, उसे अक्षांश कहते हैं। और जो इस तरह की लाइन होती है हल्का सा ऐसे करके जो लाइन डिवाइड होती है, तो ये क्या कहलाती है, ये देशांतर ये कहलाती है। इसे और अच्छे से हम आगे इमेज में समझेंगे। ये तो हमने बात कर ली ग्लोब की। ग्लोब के बारे में और विस्तार से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे कि उष्ण कटिबंध कहाँ के एरिया को कहा जाता है, किस एरिया को हम उष्ण कटिबंध के अंदर शामिल करेंगे, शीतोष्ण कटिबंध हमारा किस एरिया में आएगा, और शीत कटिबंध कहाँ पे आएगा, कर्क रेखा की लाइन कहाँ होगी, मकर रेखा की लाइन कहाँ से कहाँ तक होगी एवं कितने डिग्री पे स्थित होगी। तो इन सब बातों की जानकारी मैं आपको इस चैप्टर के अंदर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चिपटी तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई। जैसा कि मैंने अभी आपको इमेज में समझाया, ये क्या है, यहाँ पे हमारा ध्रुव है, यहाँ नॉर्थ पोल, और यहाँ पे जो है वो हमारा साउथ पोल। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी थोड़ी सी चिपटी है, और ये जो बीच का भाग आपको दिख रहा है ये थोड़ी सी उभरी हुई है। ठीक है। उसके बाद के इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। जाहिर सी बात है, जब मैं ग्लोब आपको पढ़ा रही हूँ, ग्लोब के बारे में बता रही हूँ, तो आप ग्लोब को देखेंगे ही और ग्लोब के बारे में समझेंगे भी। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, या कह सकते हैं कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये ग्लोब जो है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी और इसे समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, ये हमारा पृथ्वी का एक लघु रूप है। ऐसा हम समझ सकते हैं इससे कि हमारी पृथ्वी की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, हमारी पृथ्वी किस तरह से रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब रोटेट कैसे करती है, कैसे यहाँ पे जीवन संभव है, इन सब बातों की जानकारी के लिए हमें ग्लोब को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करते हैं, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोब, या हमारी पृथ्वी की बात है, क्योंकि ग्लोब क्या है, वो हमारे पृथ्वी का ही लघु रूप है। तो हमारी पृथ्वी क्या है, वो स्थिर नहीं है, वो रोटेट करते रहती है, वो अपने अक्ष पे घूमते रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है क्या है कि ग्लोब स्थिर नहीं है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे कुम्हार को आपके गांव के आस पड़ोस में कहीं पे भी आपने देखा होगा कि कुम्हार जैसे बर्तन बनाते हैं, उनकी पहिए कैसे राउंड राउंड घूमती रहती है। ठीक उसी प्रकार जो है वो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे वो घूमते रहती है, रोटेट करते। अक्ष कहने का क्या मतलब है, यहाँ जो दिख रहा है आपका ये, यानी ये बिल्कुल सेंटर से ये कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है, और इसमें क्या चीज हमें बताया गया है इस ग्लोब में, तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों एवं महासागरों की उनकी सही आकार में दिखाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायग्राम में कि ग्लोब में हमें किसी भी कंट्री, महाद्वीप तथा महासागरों की उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करते हैं, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन, किसी और गोले पे संभव नहीं है। ये जो है सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाए। तो इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे कि ग्लोब से हम लोग कैसे किसी भी स्थान के बारे में जानेंगे, उसकी स्थिति को कैसे पता करेंगे, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कि हम अक्ष कहते हैं, जो कि आपने इमेज में देखा
वो बिल्कुल सेंटर में, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में एक सुई की नोक की तरह दिया गया है। उसे क्या कहते हैं हम? उसे अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव। वो इमेज में आप समझ चुके हैं कि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। जो सुई बीच से गुजरती है तो वो दो तरफ जो डिवाइड हुआ वो क्या कहलाता है? एक नॉर्थ पोल कहलाता है, जैसा कि यहाँ पे है। ये क्या हुआ हमारा? इस तरफ हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और इस तरफ साउथ पोल। ठीक है। और यहाँ पे जो एक है वो सुई की नोक की तरह चुभी हुई जैसे प्रतीत हो रही है, वो हमारा क्या है? वो अक्ष है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। वो अंतर क्या है? पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो अक्ष की जो सुई इंडिकेट करके हमें दिखाया जा रहा है, वास्तव में पृथ्वी में ऐसी कोई सुई होती नहीं है। वो एक काल्पनिक चीज है, कल्पना किया गया है हमें समझाने के लिए। ठीक है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। वो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है और वो अपने अक्ष पे ही चारों ओर घूमती है। वास्तव में ऐसी पृथ्वी में कोई सुई जैसी कोई भी नुकीली चीज है नहीं सेंटर में। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। आपको मैंने इमेज में बताया कि वो ग्लोब के बीच में जो है, जो काल्पनिक रेखा इस तरह से इंडिकेट करके दिखाया गया है, वो काल्पनिक रेखा क्या होगी? हम विषुवतीय रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम विषुवतीय वृत्त की। तो यहाँ इमेज से हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद इन पैराग्राफ को पढ़ के भी समझेंगे। इमेज पहले समझने से ये फायदा होता है कि बाद में जो आपका वो पैराग्राफ दिया गया है वो आपको इजीली याद हो जाएगा। आप बार बार उसे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमेज से हमें होता है कि हमारे माइंड में एक खाका तैयार हो जाता है जिसे हम जल्दी भूल नहीं पाते हैं, और रटी हुई चीज हम जल्दी भूल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले इमेज से समझा देती हूँ, उसके बाद पैराग्राफ बताती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लाइन दिया गया है ये एक काल्पनिक लाइन है। ठीक है। ऐसी कोई लाइन होती नहीं है पृथ्वी के बीच में, जो बिल्कुल सेंटर में ऐसी कोई रेखा नहीं है। जैसे कि अक्ष एक इमेजिनेशन है, वैसे ये विषुवत वृत्त भी है। ठीक है। ये केवल और केवल हमें समझाने के लिए दिखाया गया है। ठीक है। तो ये विषुवत वृत्त है, जो ये यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। इसके ऊपर की जो ये लाइन आपको दिख रही है, तो इसे क्या कहते हैं हम? तो इसे हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ? 20 डिग्री उत्तरी, 40 डिग्री उत्तरी, 60 डिग्री उत्तरी, 80 डिग्री उत्तरी। तो ये 20 डिग्री, 40 डिग्री सबके साथ ये उत्तरी लगाने का क्या मतलब है? कि देख रहे हो आप कि सेंटर में तो ये विषुवत वृत्त है, तो अगर हम उत्तरी और दक्षिणी लिखेंगे तभी तो पता होगा कि अगर कोई चीज सिर्फ 20 डिग्री अगर लिखा रहे तो 20 डिग्री तो उत्तर में भी है और दक्षिण में हो। फिर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमारा देश, महाद्वीप या कोई भी महासागर अगर सिर्फ 20 डिग्री पे स्थित हम कहे तो फिर एग्जैक्ट हम समझ नहीं पाएंगे कि वो नॉर्थ की बात हो रही है या साउथ की बात हो रही है। इसलिए अक्षांश में हमें जब भी हम लिखते हैं तो उसके साथ उत्तरी और दक्षिणी लिखना जरूरी होता है कि वो कितने डिग्री उत्तरी या कितने डिग्री दक्षिणी में है। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं तो उसे एन से इंडिकेट करते हैं, और दक्षिणी जब होगा तो हिंदी के लिए द लिखते हैं और इंग्लिश के लिए हम एस लिखते हैं कि 20 डिग्री साउथ में है। ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे कि एक देशांतर लाइन होता है जिसमें पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध होता है, उसमें भी इसी तरह की चीजों को हमें समझना है। तो चलिए इस फिगर से हम समझ लेते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है कि दोनों पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है, जो एक काल्पनिक रेखा के जरिए बांटा जाता है, तो वो रेखा क्या कहलाती है? वो विषुवत वृत्त कहलाती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, इसके ऊपर जो है मतलब नॉर्थ साइड में जो है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, एवं साउथ साइड में जो है विषुवत रेखा के जस्ट नीचे उसे क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, जो कि दक्षिण का आधा भाग है।
और उत्तरी गोलार्ध जो कि उत्तर का आधा भाग है। ये दोनों क्या होते हैं, वो बराबर के आधे भाग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि विषुवत वृत्त तो बिल्कुल सेंटर में है, तो जाहिर सी बात है आधा ऊपर होगा और आधा नीचे। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त क्या करती है? पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये इंडिकेट करके बताया भी गया है। इसे क्या कहते हैं? काल्पनिक वृत्त कहते हैं, जो कि विषुवत वृत्त बनाती है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु इसे ही माना गया है, विषुवत वृत्त को। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। अक्षांश को क्या किया जाता है? अंश में मापा जाता है। तो विषुवत वृत्त ये रहा, और इसके ऊपर की जो समानांतर लाइनें हैं उसे हम अक्षांश कहते हैं। देख सकते हो आप, यहाँ भी ये ऊपर तक जाएगी, ठीक है। इसके समानांतर जो लाइन है उसे हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं कहेंगे या समानांतर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त क्या दर्शाती है? ये यहाँ जो है ये शून्य अंश को दर्शाती है, ठीक है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। क्या कहा जा रहा है? इस लाइन को आप ध्यान से समझिएगा कि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, ये रहा विषुवत वृत्त, इसके दोनों तरफ जो ध्रुवों के बीच की दूरी है वो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो ये विषुवत वृत्त है, तो ये तो पूरे पृथ्वी पर होगी। तो ये क्या कहा जा रहा है कि इसकी पृथ्वी के चारों ओर जो ऐसी वृत्त बनती है उसका 1/4 भाग है हमारा। मतलब पृथ्वी का पूरा माप हम कितना कहते हैं? 360 डिग्री। इसका 1/4 बोल रहा है कि पृथ्वी का जितना सर्कल है उसका 1/4 भाग, इसका 1/4 अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 अंश होगा। इसे हम 90 डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो ये 90 अंश हो जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी होगी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। तो पृथ्वी के चारों ओर कहने का मतलब 360 डिग्री और उसका 1/4 मतलब 1/4 उसका करेंगे तो वो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी 90 अंश उसे हम कहेंगे। अतः इसका माप क्या हो जाएगा? 360 अंश का 1/4, ठीक है, यानी 90 डिग्री। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा उत्तर ध्रुव को दर्शाता है एवं 90 अंश दक्षिणी अक्षांश जो है वो किसे दर्शाएगा? दक्षिणी ध्रुव को। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ की हम बात करते हैं कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, जैसा कि हमने इमेज में समझा और पढ़ा भी है। एवं विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को क्या कहा जाएगा? दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। तब ये रही विषुवत रेखा, इसके ऊपर की जो समांतर लाइनें हैं उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं और इसके विषुवत रेखा के नीचे मतलब साउथ की तरफ जो है उसे दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको इमेज में समझाया है कि ये उत्तर और दक्षिण लिखना क्यों जरूरी होता है। किसी भी स्टेट की या कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें उसके साथ उत्तर या दक्षिण लिखना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके भी आपको बताया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है। वेलो होरिजेंट कोई जगह का नाम है। दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर जो है वो विषुवत वृत्त, चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र कहाँ है? हमारा इंडिया में। तो दोनों तो दो जगह है, दोनों की डिस्टेंस तो बहुत है, लेकिन अक्षांश क्या है? एक ही है, 20 डिग्री अक्षांश पे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अक्षांश ऐसे पूरा सर्कल लेके ऐसा होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे पे एक ही कोई कंट्री या महाद्वीप या महादेश स्थित हो। बहुत से हो सकते हैं, वहां पे हो सकता है कंट्री भी हो, उसके बगल में महादेश भी हो। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके साथ हमें उत्तर या दक्षिण लिखना बहुत जरूरी होता है। ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे जैसे ही दक्षिण लिखा ये क्लियर हो गया कि चलो ये दक्षिण की बात कर रहा है, मतलब विषुवत रेखा के नीचे की बात हो रही है। और हमारा 20 डिग्री जो है महाराष्ट्र के बारे में जो बात हो रही है वो क्या है? हमारी उत्तर की बात हो रही है। देखो यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये उत्तर कहने का मतलब विषुवत रेखा के ऊपर पहुंच गया है। मान लीजिए आपकी यहाँ पे ये 20 डिग्री उत्तर की बात कर रहा है और यहाँ पे 20 डिग्री दक्षिण की बात कर रही है। तो है तो 20 डिग्री, लेकिन ये क्या हो गया? ये नॉर्थ में हो गया
और ये 20 डिग्री हमारा साउथ में हो गया। ठीक है, तो उसी चीज को समझाया गया है वहां पर। और एक और बात यहाँ पे दिया गया है कि इस चित्र में आपको स्पष्ट होगा कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये विषुवत वृत्त है, इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा, अक्षांश का आकार जो है वो घटता चला जाएगा। क्यों घटता चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ध्रुव के पास तो चपटा भाग है। अब जाते हैं ना कि यहाँ ध्रुव के पास क्या है, हमारी पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है। कोई गोलाकार वस्तु रहती है तो बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा उसकी चौड़ाई होती है, उसका आकार जो है वो बीच में बड़ा होता है। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाती है वो घटते चली जाती है। तो उसी चीज को समझाया गया है वहाँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विषुवत वृत्त, यहाँ क्या दिया है, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाएं क्या क्या है हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो ये 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद दिया गया उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी। यहाँ पे जो दिया गया है ये क्या है, ये 90 डिग्री उत्तरी और ये 90 डिग्री दक्षिणी। इसके अतिरिक्त 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश है। तो और 4 महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा आपका ये कर्क रेखा, ठीक है, और ये मकर रेखा जो कि कहाँ है, 23.5 डिग्री। कितने डिग्री पे? तो 23.5 डिग्री उत्तरी कहेंगे। यहाँ पे सिर्फ 23.5 डिग्री नहीं कहेंगे बल्कि कर्क रेखा कितने पे स्थित है, कितने डिग्री पे स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी। और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, ये मकर रेखा की लाइन है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी में स्थित है। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी में हमारी मकर रेखा है और 23.5 डिग्री उत्तरी में कर्क रेखा। और यहाँ पे है हमारा उत्तर ध्रुव वृत्त। ये उत्तर ध्रुव वृत्त की लाइन है जो कि कितने डिग्री पे स्थित है, 66.5 डिग्री उत्तरी। और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ये जो लाइन है ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त के लिए इंडिकेट किया गया है। तो ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है जो कि 66.5 डिग्री दक्षिणी में स्थित है। आगे जैसा कि इमेज में आप, एक बार मैं इसे क्लियर कर दे रही हूँ। अब आप समझिए यहाँ पे कि जैसा कि हमने ये समझ लिया कि हाँ कर्क रेखा कितने डिग्री पे स्थित है पृथ्वी पे, मकर रेखा कितने डिग्री पे स्थित है, उत्तर ध्रुव वृत्त जो है हमारा कितने डिग्री पे स्थित है, एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी साउथ पोल सर्कल जो है, साउथ पोल सर्कल एवं नॉर्थ पोल सर्कल कितने डिग्री उत्तरी एवं कितने डिग्री दक्षिणी पर स्थित है, ये तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि ये उष्ण कटिबंध क्या है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो इसे समझते हैं हम थोड़ा। विषुवत वृत्त के यानी मकर रेखा और कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा, इन दोनों के बीच में जो है ये क्या है, ये उष्ण कटिबंध है एरिया। ये सारा जो होगा, ये सारे जो लाइन इंडिकेट करके दिए गए हैं ये क्या है, ये उष्ण कटिबंध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कर्क रेखा एवं हमारा जो है उत्तर ध्रुव वृत्त, इन दोनों के बीच के जो एरिया है इसे क्या कहा जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे उष्ण कटिबंध कहने का मतलब कि यहाँ का तापमान अधिक रहता है। क्यों अधिक रहता है? क्योंकि बिल्कुल सेंटर में ही विषुवत रेखा पर ही है जो सूर्य की किरणें दोपहर में कहाँ होती है, बिल्कुल सर के ऊपर होती है। और जब सूर्य की किरणें सर के ऊपर होंगी तो वहां का तापमान ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ का जो है तापमान ज्यादा रहता है। तो इसे क्या नाम दिया गया है, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और उसके ऊपर जो है कर्क रेखा एवं नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी और गर्मी दोनों होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। क्योंकि विषुवत रेखा के पास ही ऐसा कंडीशन बनता है कि धूप जो है हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होती है, इसलिए यहाँ पे ऊष्मा अधिक होती है। बाद बाकी और कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है, इसलिए इससे अधिक कहीं पे भी ऊष्मा नहीं होती, कहीं और अधिक गर्मी नहीं पड़ती। और पोल के जो पास होती है यहाँ तो बिल्कुल ही ठंडी रहती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। और नीचे बात करेंगे हम लोग, उत्तरी शीत कटिबंध इसे कहेंगे क्योंकि ये कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है। और मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी कि साउथ पोल एवं मकर रेखा के बीच का जो एरिया है ये, इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे दक्षिणी ध्रुव का जो दक्षिणी ध्रुव की बात अगर करें तो दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे इस एरिया को, जो कि कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव और
दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो पार्ट है हमारा, ये इसे हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। तो दक्षिण की तरफ है इसलिए दक्षिणी शीत कटिबंध। और ये उत्तर वाली की बात करें अगर, तो उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तर ध्रुव के बीच में स्थित क्या है, हमारा उत्तरी शीत कटिबंध। तो इस चीज को आपने डायग्राम से समझ लिया। अब चलिए आगे पैराग्राफ में इसे मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। तो फर्स्ट में हमारे यहाँ क्या दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, आपने इमेज में अभी समझा होगा। तो कर्क रेखा कितने डिग्री पे स्थित है, वो 23.5 डिग्री उत्तरी पे स्थित है। सेकंड में हमारा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी में स्थित है। थर्ड की बात करें तो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, ये उत्तर ध्रुव वृत्त जो है ये कितने डिग्री स्थित है, ये विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री पे स्थित है। ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तर। और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या स्थित है, जाहिर सी बात दक्षिण में है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त होगा। तो अब आगे हमें पढ़ना है पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको इमेज में अभी समझाया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ मान लीजिए कर्क रेखा है और ये रहा मकर रेखा, इसके बीच का जो एरिया होगा हमारा वो क्या है, और यहाँ बिल्कुल सेंटर में है हमारी विषुवत रेखा। तो दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध कहलाता है। उसके आगे देखते हैं कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, इसलिए और किसी जगह इतनी तीव्र उष्मा भी नहीं होती। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें जो होती है कैसी होती है, वो तिरछी पड़ती है। जैसा कि यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ध्रुव के पास जो है वो कैसी सूर्य की किरणें पड़ती है, वो तिरछी हो जाएगी। जब सूर्य की किरणें तिरछी होगी तो क्या होगी, गर्मी कम होगी, उष्मा वहां पे कम होगी। जहां डायरेक्ट जाती है सूर्य की किरणें उसकी अपेक्षा तिरछी जहां जाएगी वहां पे उष्मा कम होगी। तो इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। वहां का तापमान कैसे रहता है, मध्यम रहता है। कर्क रेखा एवं नॉर्थ पोल के बीच में, नॉर्थ पोल सर्कल है उसके बीच में, वहां से लेके और यहाँ कर्क रेखा, इन दोनों के बीच का जो है तापमान वो कैसा रहता है, वो मध्यम तापमान रहता है। चाहे हम नॉर्थ की बात करें या साउथ की, दोनों तरफ सेम कंडीशन होता है। ठीक है, इसे आप एक बार इमेज में भी फिर से देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। ये बात कर रहा है यहाँ इस लाइन की, मकर रेखा और ये साउथ पोल वृत्त की, साउथ पोल सर्कल की। बीच का जो एरिया है ये क्या है, ये हमारा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। और यहाँ कर्क रेखा है और यहाँ नॉर्थ पोल सर्कल है। तो इस दोनों के बीच का एरिया क्या है, वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। क्यों है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरफ है, इसलिए उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और थर्ड में हमारा बताया गया है कि दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है, यहाँ आप फिर से समझ लीजिए, दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है और ये दक्षिण ध्रुव, इसके बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी शीत कटिबंध। ये भी शीत कटिबंध है और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये भी शीत कटिबंध है और ये भी शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध कहाँ पे स्थित है, तो शीत कटिबंध किस एरिया को हम लोग कहेंगे, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का जो पार्ट है उसे दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे, एवं उत्तर ध्रुव और उत्तर ध्रुव वृत्त का जो बीच का पार्ट है उसे उत्तरी शीत कटिबंध कहेंगे। चलिए इस चीज को पैराग्राफ में भी समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें कैसी होती है, वो क्षितिज पड़ती है, मतलब बहुत कमी पड़ती है, क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाती, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ये तो हो गई अक्षांश की बात, ऊपर हमने पढ़ा विषुवत रेखा के बारे में हमने जाना, अक्षांश के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे देशांतर की, कि देशांतर क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस ग्लोब में सिर्फ आपको देशांतर के बारे में समझाया गया है। यहाँ से जो ये लाइन आपको देख रहे हैं, ये लाइन किसकी है, ये देशांतर की लाइन है। ठीक है,
यहाँ से जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जैसे अक्षांश में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे वो ध्रुव के पास, पोल के पास जाते हैं, उनकी क्या होती है, उनका आकार छोटा होने लगता है। ठीक वैसे ही देशांतर का है कि ये पोल के पास जाके बिल्कुल ही मिल जाते हैं, ये जीरो हो जाते हैं। इनकी दूरियां जो है वो जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी देशांतर की लाइनें जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये सभी मिल जा रही है। ठीक है, यहाँ पे सारे लाइनें मिल जा रही है, इसलिए क्या है, यहाँ पे देशांतर जो है सारे वो जीरो हो जाते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है समझाने के लिए देशांतर की स्थिति को, कि उसके साथ पूरब या पश्चिम क्यों लिखना जरूरी है। तो प्रशांत महासागर में स्थित टोंगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप में एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा जो है वो पूरब या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो 20 डिग्री दक्षिणी में स्थित है ये तो पता है, लेकिन कितना डिग्री पूरब में है या पश्चिम में है ये पता नहीं है। तो ये पता करने के लिए क्या करना होगा हमें, तो ये पता करने के लिए उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूरब या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इस संदर्भ रेखाओं को क्या कहा जाएगा। तो चलिए हम फिगर से समझते हैं कि देशांतरीय यामोत्तर हम किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करके बताया गया है ये क्या है, ये प्रमुख यामोत्तर है। कैसा, ये देशांतरीय है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सीधी जा रही है कहाँ, नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है। तो ये क्या है, ये देशांतरीय लाइन है। और ये जो है हमारी, ये अक्षांशीय लाइन है। ठीक है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे दक्षिणी ध्रुव होगा। यहाँ पे सारी देशांतरीय लाइन है वो क्या है, वो मिल जाती है, मतलब शून्य हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा बीच का जो बिल्कुल सेंटर में लाइन गया है देशांतरीय लाइन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री काटते हैं। ये अक्षांशीय है लाइन है, क्योंकि विषुवत रेखा वाली लाइन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, विषुवत रेखा की लाइन है। और ये जो हमारे बिल्कुल सेंटर में देशांतरीय लाइन 0 डिग्री, ये क्या कहलाता है, प्रमुख यामोत्तर कहलाता है। प्रमुख यामोत्तर कहलाता है उनके बीच की दूरी को देशांतरों के अंशों में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है उनके बीच की दूरी को, तो वो देशांतरों के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में कन्वर्ट किया जाता है, और मिनट को किस चीज में किया जाता है कन्वर्ट, मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले इमेज में भी समझाया है कि वो ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे देशांतरीय लाइन बढ़ती है, उनकी क्या होती है दूरी, वो घटते जाती है। और घटते घटते वो ध्रुवों के पास क्या हो जाती है, वो यहाँ पे जाके बिल्कुल ही शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाती है। यहाँ पे सभी देशांतरीय यामोत्तर क्या है, आपस में मिल जाती है, और ये क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है ध्रुव पे जाके। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। ये सारे देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई क्या है, ये सेम है, होता है। ठीक है, उसके बाद बात किया गया है इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, क्योंकि इनकी लंबाई समान होती है, लंबाई में इनकी कोई भी डिफरेंस नहीं होती है। तब सभी देशों ने निश्चय किया था कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती की जाए। मतलब यहाँ जो आपको यामोत्तर दिख रहा है, यहाँ से पूरब एवं पश्चिम गिनती की जाए। ऐसा किन्होंने कहा था, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर लाइन है, वहां से क्या किया गया, पूरब की तरफ और यहाँ से पश्चिम की तरफ वहां गिनती शुरू की गई। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा गया। यहाँ जो 0 डिग्री है इसे क्या नाम दिया गया, तो इसे नाम दिया गया आपका प्रमुख यामोत्तर का। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं कि इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। देशांतर क्यों है, क्योंकि ये ऐसे लाइन के ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ गई है, तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतरीय लाइन बोलते हैं। और इसे क्या कहेंगे, अक्षांशीय लाइन। तो इसे आप याद जरूर रखिएगा। तो देशांतरीय क्या है हमारा, 0 डिग्री है, इसका मान क्या है, 0 डिग्री देशांतर है,
इसका प्रमुख यामोत्तर जिसे हम कहते हैं। यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो चलिए अब इन बातों को हम फिगर से समझते हैं। ये क्या है? ये 0 डिग्री है जो कि प्रमुख यामोत्तर के नाम से जानते हैं। यहाँ से बात करें 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट की, 180 डिग्री वेस्ट के, तो ये दोनों, ये नहीं है कि ईस्ट की तरफ 180 डिग्री एक होगा, एक और होगा और वेस्ट की तरफ भी एक होगा, ऐसा नहीं है। 0 डिग्री यहाँ है तो जस्ट इसके अपोजिट। आप किसी भी गोलाकार चीज को जब देखते हो तो एक बार में पूरी चीज तो हमें नहीं दिखती है ना, तो वैसे ही ये इमेज बनाया गया है, इसमें पूरी चीज नहीं दिख रही है आपको, 180 नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन 180 क्या होगा हमारा? एक ही होगा। जब आप ग्लोब होगा अगर आपके पास देखोगे, अगर आप उसे रोटेट करोगे तो आपको 180 डिग्री एक ही मिलेगा। ईस्ट या वेस्ट की तरफ दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। आप ईस्ट की तरफ से भी काउंट करोगे फिर भी वो 180 वहीं होगा, या वेस्ट की तरफ से भी काउंट करोगे तो वहीं पे होगा। यहाँ पे एक और चीज आप समझ लो कि कभी भी कहीं का अगर टाइम हमें निकालना होता है तो ग्रीनिच से जैसे ही हमारा ईस्ट की तरफ जाता है तो वो प्लस होता है। मतलब अगर ग्रीनिच पे 5 बजे हैं तो इससे अगर 15 डिग्री आगे हुआ तो वो 1 घंटे आगे होगा। 15 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है, मतलब कि 1 घंटा। तो यहाँ पे अगर 5 होगा तो उससे 1 घंटे आगे अगर 15 डिग्री आगे गया तो वो हमारा 6 बज जाएगा। अगर इससे ग्रीनिच से पीछे की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो होगा वहां पे टाइम माइनस में जाता है। ग्रीनिच से पीछे होगा यानी पश्चिम की तरफ तो वो माइनस में होगा, और ग्रीनिच से आगे होगा पूरब की तरफ तो वो प्लस होगा। और जैसा कि हमने पीछे इमेज में समझा था, हमें नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ अगर होता है तो हमें नॉर्थ के लिए एन लिखना जरूरी होता है और साउथ के लिए एस। वैसे ही यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या है हमारा? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध के लिए हमारा पू लिखना जरूरी है और इंग्लिश में ई लिख देंगे, और पश्चिमी गोलार्ध के लिए हमारा हिंदी में प लिखेंगे और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? वेस्ट लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि अब ग्लोब पर अक्षांश, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। यहाँ पे जो है दिया गया है, इसे बोल रहा है कि इसे आप देखो, ये क्या है? ग्रिड है जो कि अक्षांशीय और देशांतरीय, यहाँ पे ये रेखा अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है। ठीक है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतरीय की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हो। तो समझे आप यहाँ पे इन चीजों को। अगर ग्लोब के बारे में आपको अच्छी जानकारी है, ग्लोब को आप अच्छे से समझते हो, तो आप किसी भी स्टेट का, कंट्री का टाइम आप इजीली निकाल सकते हो। आप पता कर सकते हो कि वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है, उसका विस्तार क्या है, वो कितने डिग्री पे स्थित है, पूरब में है या पश्चिम में है। आप उसके सारे लोकेशन को एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए दिया गया है कि असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। क्या कहा जा रहा है कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऐसे होगा। ठीक है, क्योंकि ये अक्षांश तो ऐसा ही होता है ना, ये अक्षांश की लाइनें हैं, आपको याद होगा, और ये हमारी देशांतर की लाइन है। तो ये कह रहा है कि 26 डिग्री, तो अक्षांश की लाइन यहाँ है, यहाँ से है, तो ये बीच का जो हमारा दोनों रेखा है, ये देशांतरीय रेखा और ये अक्षांशीय, ये दोनों जो एक दूसरे को काटती है, इसी से हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगता है। ठीक है। यहाँ पे आपको इमेज दिया गया है, ठीक है, उसी चीज को समझाया गया है फिर से आपको इमेज बना के। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, ये क्या है? ग्रीनिच है। ये रेखा जो आपको दिख रही है ये ग्रीनिच की लाइन है, यहाँ पे आपको दिख रही है, ये बिल्कुल सेंटर में होती है पृथ्वी के।
तो ये ग्रीनिच की लाइन है, तो इससे आगे जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि वो प्लस होगा, और इससे पीछे जाएगी वो माइनस होगा। यहाँ ग्रीनलैंड है। इंडिया कहाँ है हमारा? इंडिया यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया के जो लोकेशन, इंडिया का लोकेशन वो कहाँ है, ये यहाँ पे है, इस तरह से। ठीक है, तो ये इंडिया है। तो आप इससे ग्रीनिच से आप इजीली पता लगा सकते हो, अगर आप अभी तक समझ गए होगे कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतरीय क्या होता है, और हमें एग्जैक्ट टाइम टेबल के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है, तो आप इजीली कहीं का भी टाइम हो वो निकाल सकते हो। तो ठीक है, इस फिगर में हमें यही चीज को समझाया गया है। तो इस फिगर को आप अच्छे से जूम करके एक बार जरूर देख लेना। तो इस पैराग्राफ में हम बात करेंगे देशांतर और समय की। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या बताया गया है इसमें? पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। ठीक है, तो पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति को जो है वो समय मापने का सबसे अच्छा साधन बताया गया है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो है वो प्रत्येक दिन होते हैं, हम सभी जानते हैं। अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन यही होगा। हम ऐसे भी जानते हैं कि जब बहुत पहले घड़ी नहीं थी तो हमारे बुजुर्ग क्या किया करते थे? वो धूप के हिसाब से टाइम देखा करते थे। ऐसा तो नहीं था कि वो टाइम नहीं जानते होंगे या उन्हें पता नहीं रहा होगा, ऐसे बिना टाइम टेबल का सब कुछ चलता रहा होगा। तो वो क्या करते थे? वो धूप के हिसाब से टाइम देखते थे कि जब उनके सर के ऊपर धूप आती थी तो वो कहते थे कि दोपहर का टाइम है। सुबह और शाम में क्या होती थी? हमारी जो परछाई होती है, आप गौर करना कभी कि सुबह और शाम की जो परछाइयाँ होती है वो लंबी बनती है, और दोपहर में जो होती है जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सर के ऊपर होती है तो हमारी परछाई क्या है? शैडो बिल्कुल छोटी बनती है। तो ठीक है, इसी तरह से पहले के लोग अनुमान लगाया करते थे सूर्य के सहारे टाइम का। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। ग्रीनिच पर स्थित जो प्रमुख यामोत्तर होगा, जो बीच में मैंने आपको बताया था ग्लोब में क्या है, जो बीच में लाइन दिया गया है हमारा देशांतरीय लाइन, जो बिल्कुल सेंटर में है 0 डिग्री, उसे क्या कहा गया था? उसे प्रमुख यामोत्तर कहा गया था। तो वहां पर जब सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय क्या होगा? यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी क्या है? वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूरब में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। ग्रीनिच समय से आगे क्यों होगा? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो कैसे रोटेट कर होती है? वो पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट होती है, इसलिए ग्रीनिच के पूरब में जो होगा वो समय हमारा हमेशा प्लस में होगा, और ग्रीनिच के पश्चिम वाला जो समय होगा वो ऑलवेज माइनस में होगा। तो इन बातों को आपने समझ लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। तो समय के अंतर की दर की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूमती है। अक्ष पे 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो यहाँ से अगर हम 1 घंटे का निकालेंगे, यहाँ से अगर 1 घंटे का हम निकाले तो ये 1 घंटे में कितना निकलेगा? तो ये 1 घंटे में हमारा हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। तो पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? पृथ्वी का पूरा चक्कर जब वो लगाए कितना होगा? तो 360 डिग्री हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे का कितना हो जाएगा मान? वो 15 डिग्री होगा। 1 घंटा कहने का मतलब यहाँ है ये हमारा कितना होगा? 60 मिनट। तो जब 60 मिनट में ये 15 डिग्री है तो हमारा 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 मिनट होगा। यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 4 मिनट। ऐसे 1 घंटा का डिफरेंस हो तब तो हम इजिली निकाल लेंगे यहाँ से
कि चलो हमें ये भी मालूम है कि हाँ 60 मिनट में 15 डिग्री होता है तो निकल जाए। लेकिन जैसे ही आपको होगा कि 17 डिग्री का अगर आपको निकालना है, 17 डिग्री 18 डिग्री, तो वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तभी तो आप एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा, तभी आप कहीं का भी एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझाया गया है कि इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, ग्रीनिच में क्या होगा, जो बीच की ग्रीनिच लाइन है जिसे हम प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, वहां पे क्या कह रहा है कि वहां पे जब 12 बजेगा, ठीक है, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूरब में, 15 डिग्री पूरब कहने का मतलब क्या है, 15 डिग्री ये आगे जाएगा, और 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो 1 घंटा होता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे 1 बज जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि अर्थात वहां दोपहर का कितना बज जाएगा, वहां दोपहर का 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम, 15 डिग्री पश्चिम कहने का मतलब है ग्रीनिच से पीछे, तो ग्रीनिच से पीछे क्या होगा, -15 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है 1 घंटा ही होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 1 घंटा पीछे मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, 11 बजेंगे सुबह के। ठीक है, इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के समय 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। क्यों होगी 180 डिग्री पे मध्य रात्रि, क्योंकि हमने पीछे इमेज से समझा था कि 0 डिग्री उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, 180। तो जब यहाँ पे 0 डिग्री हमारा ग्रीनिच अगर मानते हैं इसे, तो ये ग्रीनिच पे अगर 12 बज रहा है तो इसका अपोजिट होगा, तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल आधी रात होगी, मध्य रात्रि होगी 180 डिग्री पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग समझते हैं कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि जब सूर्य की जो बिंदु होती है वो अपने उच्चतम स्थान पे होती है, जब आकाश में सबसे उच्चतम होती है, तो वो क्या होता है, दोपहर का समय होता है, जिसे हम कहते हैं कि 12 बज गया दोपहर। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। इस प्रकार जो होगा घड़ी में जो समय दिखाया जाता है वो क्या होगा, वहां का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ये तो हो गई टाइम की बातें कि हम टाइम कैसे भी निकालेंगे, ग्रीनिच से पूरब या पश्चिम वाले पार्ट का, ये पूरे एरिया का हम टाइम टेबल कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे, मानक समय क्यों मानते हैं, हमारा मानक समय आखिर इसे मानने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये हम आगे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग यामोत्तर पर जो स्थित स्थान है उसमें स्थानीय समय में अंतर हो जाएगा। अंतर क्यों हो जाता है, डिस्टेंस के कारण। मान लो इंडिया का एक पार्ट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो अगर यहाँ 7 बजे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि यहाँ भी 7 ही बजेंगे, यहाँ हो सकता है 7:30 हो, 7:40 हो, या 8 बजे। तो इसी चीज को एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, इसी के लिए हमें मानक समय की जरूरत पड़ी। तो आगे हम मानक समय के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि बहुत से देशांतरों से होके गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका, गुजरात का है हमारा ये एरिया जो है हमारा, ये गुजरात का है, तो गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़, असम यहाँ पे होगा, सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत हमारा असम भी आता है, तो यहाँ पे असम होगा, तो असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर, यहाँ से यहाँ तक के टाइम पीरियड में कितना का अंतर है, तो वो हमारा 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। कहाँ से, गुजरात से असम के डिब्रूगढ़ में हमारे 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बीच के बिल्कुल देश जो हमारा इंडिया है उस बिल्कुल सेंटर में जो होगा उसे मानक यामोत्तर मानते। तो हमारे भारत का मानक यामोत्तर कौन सा है, ये 82.5 डिग्री पूरब, ये हमारे इंडिया का है, और
इस यामोत्तर के स्थानीय समय को क्या माना जाता है? पूरे देश का भी मानक समय माना जाता है। और एक और नाम क्या है? इसे भारतीय मानक समय के नाम, मानक यामोत्तर के नाम से भी जानते हैं और भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्या है? मैच है। मैच तो सबको पसंद है ना। तो वो मैच कहाँ है? वो मैच है लंदन में। 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा तथा भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे, मतलब लंदन में कितने बजे है? वो 2 बजे, मतलब कि दोपहर के 2 बजे है। जबकि भारत में वो उसका समय क्या है? भारत में वो 7:30 बजे है। मतलब यहाँ पे टाइम में कितना का अंतर है? 5.5 घंटे का। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर होगा? तो भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में अंतर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है, इसे समझाया भी गया है कि भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ग्रीनिच के क्या है? वो 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। तब यहाँ से समय क्या है? वो ग्रीनिच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, दोनों में कितने का अंतर है? 5.5 घंटे का। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। क्या होता है कि देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। जैसे रूस का है, तो रूस कितना बहुत बड़ा है, आपने मैप में भी देखा होगा। तो वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है रूस। तो इसलिए वहां पे एक मानक समय से तो काम नहीं चलेगा। तो रूस में कितने मानक समय है? रूस में 11 मानक समयों को अपनाया जाता है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र जो होता है वो 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। और 15 डिग्री का मान कितना होता है? 15 डिग्री का वैल्यू कितना है हमारा? 1 घंटे। तो चलिए आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।